नमस्कार। मैं डॉक्टर अनया थत्ते। हमारे साथ आज है प्रसिद्ध कवि हृदय चक्रधर जी, और आप नागपुर आकाशवाणी के मान्यता प्राप्त कवि हैं। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे आपका साक्षात्कार लेने का एक अवसर प्रदान हुआ। तो दादा, मैं आपसे बहुत कुछ जानना चाहूँगी भीम गीतों के बारे में, क्योंकि आपने बहुत सारी सैकड़ों गीतें लिखी है, सैकड़ों कविताएं लिखी है, गज़लें लिखी है, जिनको तर्ज में बिठाकर गाया जाता है। तो शुरुआत में मैं ये आपको पूछना चाहूँगी कि आप मान्यता प्राप्त कवि है आकाशवाणी के, तो एक साहित्यकार के रूप में, साहित्यकार की भूमिका में क्या आपसे ऐसी मांग होती है कि अभी भीम गीतों का कार्यक्रम करना है तो अमुक विषय पर आप लिख के दीजिए, ऐसी कुछ मांग होती है आपको? हाँ, ज़रूर होती है। यदि आकाशवाणी हो या कोई यानी प्राइवेट संस्था हो या कोई कंपोजर है, मुझे बताते हैं कि तुम इस विषय पे भीमगीत लिखो। वैसे देखा जाए तो मैं करीबन 1977 से काव्य लेखन करता था। शुरू में जो मेरी माँ थी वो हिंदी पॉकेट्स बुक्स बुलाती थी, और मैं उस समय मैंने साहिल लुधियानवी और फैज़ अहमद फैज़ और ऐसे कई जिगर मुरादाबादी ऐसे पढ़ता था, और उनके उर्दू के लफ्ज़ मैं अपने डायरी में लिखकर उसको इस्तेमाल करके मैं लिखता था। हमारे मित्र थे सुमंत गाहणकर जी, जो आकाशवाणी के मान्यता प्राप्त कवि है, उनके पास लिखता था, लेकिन वो मीटर में नहीं था। अच्छा। यानी मीटर जो तर्ज में है वो नहीं था। तो मैं बहुत कोशिश करने के बाद सुरेश भट्ट साहब से मेरी मुलाकात हो गई। उनकी रचनाएं पढ़कर मैं मीटर में लिखने की कोशिश करता था। उस समय मैंने ये लिखा था, जिगर हो तुम रुखे महताब का, नूर हो तुम निगाह बेताब का, तेरे खुदाई पे यकीन करके जी रहे हम, अब तुम मोल चुका दे दर्द हिसाब का। वाह। ये ऐसी कुछ रचनाएं लिखता था। लेकिन मैं यानी गाहणकर जी मेरे कंपोज करते थे और कुछ ये लिखते थे। लेकिन एक बार ऐसे ही धाकड़े गुरुजी से थे मेरी मुलाकात थी। मैं उनके स्कूल में वायलिन पढ़ाने जाता था, पहले उनके पास पढ़ा था और बाद में मैं उनके स्कूल में जब पढ़ता था, और उस समय उन्हें नागपुर दूरदर्शन का कांटेक्ट मिला, वहाँ पर बुद्ध गीत होना चाहिए था। और उनके करीबन जो गीतकार थे रंगराज्य लांजेवार, वो कहते थे हृदय चक्रधर जो है वो बुद्ध भीम गीत वाला नहीं, वो तो प्रेम गीत वाला है, वो लिख ही नहीं सकता है। अच्छा। लेकिन क्या हुआ, एक यानी मेरा यानी बीवी के रिश्ते से एक आदमी गुजर गया और वैशाली घाट में उसको जला रहे, तो तब मुझे याद आया कि बुद्ध वंदना ही धम्म वंदना, अत्तदीप भवहि स्वयं प्रेरणा। वैसे ही लेकर उसे घाट में लिखी, और मैं गुरुजी के पास गया। वहाँ छाया वानखेड़े जी थी, गुरुजी ने उसी समय बैठाया और मुझे आकाशवाणी और दूरदर्शन में बुद्ध गीत लिखने का मौका मिला। क्या? और एक आपने बताया कि तर्ज पे लिख सकता हूँ क्या, तो एक आधी धुन रहती है, उस धुन के ऊपर लिखने के लिए गुरुजी बताते, वो हारमोनियम पर बजाते थे। एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी 3 घंटे से, यानी प्रभाकर धाकड़े जी, सुरमणि पंडित प्रभाकर धाकड़े जी 3 घंटे से हार्मोनियम पर वो बजा रहे थे। यानी जय भीम नगरामध्ये म्हणजे रात्र सरलेली आहे, दीप जळत आहे आणि त्या दिव्याचा प्रकाश येत आहे ना, लोक जय भीम म्हणत आहेत। वो ऐसे कुछ तो भी मुक्त में लिखा था और बैठा रहता, वाइट ही नहीं रहा था। अभी मुझे भी बुलाया गुरुजी, आओ बोले तुम, और तुम कुछ करो इसका। मतलब जय भीम नगरात दिव्य जड़त है, रात्र सरत है, कुछ याद नहीं है। मैं भी 1 घंटे से वही पन्ने पलटाते रहा, कुछ याद नहीं आया। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने एकदम ये कोशिश की। मैं उठ गया, अभी बोले जाओ, बोले देखेंगे। मैं उठते उठते बोला, सरल्या नभात रात्री झाली पहाट आहे, जय भीम ज्ञान किरणे अमुचा प्रकाश आहे। वो मैंने लिखा,
और उस समय आकांक्षा नगरकर थी जो अच्छी गायिका है, जी। उन्होंने उसी समय बजाया था। और सरदार जो तबला बजा रहा था, गुरुजी ने मेरे पीठ के ऊपर हाथ रखा और बोले तुम आए तो मुझे पावर आ गया। क्या बात है। गुरु तो जी का आशीर्वाद हाँ, आपको प्राप्त हुआ हाँ इसके गुरुजी द्वारा। का। फिर उस जी, समय बहुत सी रचनाएं देते थे, कुछ तर्ज देती थी। जो प्रज्ञागिरी कैसेट थी उसका सम्यक मार्ग में हम उनको लिखना था। तो उस समय उन्हें धुन पढ़ाते थे और पुराने शब्दों को उसका रिदम देखकर अच्छा। यानी वो मजाते थे। यानी जैसे गांव गांव में शहर शहर में नाम बुद्ध का लेकर चल, मानवता के शांति पथ पर जुल्म युद्ध से बच के चल। उन्होंने धुन दी थी जो ब्रिजलाल साकरे थे, और उनकी तर्ज पर मेरे शब्द वो करते और उसके एक कैसेट सम्यक मार्ग करके गुरुजी ने निकाली थी। इस तरह से सिलसिला बढ़ता रहा। गुरुजी ने बहुत सी रचनाएं बनाई, कुछ हिंदी में बनाई। वैसे उन्होंने दीक्षा भूमि पर जब सुरेश वाडकर की जो आवाज़ में करने वाले थे, लेकिन उनका यानी ऑपरेशन होने के कारण वो थोड़ा देर आया और रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन वो कोरस में गाया था। यानी एक है 14 अप्रैल जन्म दिवस पर अंधियारे से सूरज आया, नीली सुबह के नीले गगन में पंचशील का ध्वज लहराया, दीक्षा भूमि पर वंदन करती रात नीले पंछियों की, संविधान के पंख लगाती ये रात नीले पंछियों की, मानवता के दीप जलाती ये रात नीले पंछियों की। इस तरह सिलसिला बढ़ता रहा, लिखता रहा गुरुजी। जब भी मैं अभी बहुत से प्रोजेक्ट किए थे, लेकिन यानी प्रायोजक न होने के कारण वो अधूरे रह गए। मैं यानी भीमायन युगों का बाबा साहब के जीवन के ऊपर मैंने यानी 14 गीत लिखे थे। अच्छा। उसकी धुन भी बनी थी, लेकिन वो रह गए। और उसके बाद बुद्ध धम्म का एक प्रोजेक्ट था जो बुद्ध धम्म है मानवता का, उसमें 16 गीत लिखे हैं। उसकी रिदम भी बनी, चाल भी बनी, लेकिन वो अधूरे ही रह गए, नहीं कर पाया गुरुजी गुजर जाने के बाद। और एक मराठी में एक मेरा प्रोजेक्ट है बुद्ध आणि त्यांचा धम्म, उसके ऊपर मैं एक टॉपिक लेकर मैं लिख रहा हूँ। जैसे बुद्ध का धर्म, बुद्ध का कुल, बुद्ध का जीवन, और ऐसे मैं लिखने की कोशिश करूँ। आज तक मैंने यानी 42 गीत गज़ल लिखे हैं। अच्छा, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर आपने 42 गीत लिखे हैं। हाँ, लिखे और हैं। उन सभी गीतों को, उन सभी कविताओं को तर्ज दी गई है और वो गीत के रूप में प्रकाशित हुए हैं। गीत के रूप में प्रकाशित तो हुए हैं। उसमें से ये जो मेरा संविधान दिशा है, इसमें गुरुजी ने मेरी यानी रचनाएं कंपोज की है। अच्छा। उसमें से क्या बोलते हैं कि बहुत सी रचना, बुद्ध वंदना ही धम्म वंदना, संदेश शांततेचा सिद्धार्थ गौतमाचा, जगणे प्रबुद्ध करीतो आजन्म मानवाचा। ऐसे बहुत से गीत है। आकाशवाणी में यदि कोई लिखना हो तो मुझे यानी ऑफर करते। पहले तो आकाशवाणी ने मुझे ठुकराया था। मधुकर गुड़कर्णी यानी गुड़वणी थे, उन्होंने बोला कि तू लिख ही नहीं सकता, मुझे धकेल दिया था आकाशवाणी से। और लेकिन हाँ, मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरे मित्र अनिल आगरकर थे, वो कई बार उनको रचना देता था मैं, 25-25 रचना करके मुझे अपलोड बना यानी हो जाए तो गाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन गुरुजी ने मेरी सिफारिश की, धाकड़े गुरुजी ने, और एक ही महीने में मैं यानी आकाशवाणी का मान्यता प्राप्त कवि बन गया। और उस समय मुझे जो सिचुएशंस देते थे, उस सिचुएशन पे कभी नदी के ऊपर, कभी यानी नागपुर के ऊपर यानी लिखने को बताया था। यानी जो एक नायक साहब थे जो जहाँ जाते थे उस यानी शहर का गाना बनाते थे। अच्छा, उस शहर का वर्णन करके। तो उन्होंने यानी ऐसे कौन लिख सकता है, बोले तो है, बोले एक हृदय चक्रधर है। तो उन्होंने बोला सिचुएशन बताया कि नागपुर के आसपास क्या है क्या नहीं है। तो उस समय मैंने ये लिखा कि भारत देशा हृदय तुझे है नागपूर है नागपूर, तुमचे अमुचे सर्व जगाचे नागपूर है नागपूर, नागलोक है नाग नदीचे, विदर्भ भूषण वैदेहीचे, मेघदूत है कालिदासाचे, संतरा नगरी इतिहासाचे, नागपूर है नागपूर, भारत देशा हृदय तुझे है नागपूर है नागपूर। यानी ये वाला गीत स्वरमंजरी में लगा और बहुत से लोगों ने गाए हैं। तो
यानी मैं भीमगीत यदि लिखना है तो आकाशवाणी बुलाती है, वो सिचुएशन देती है, यदि उसमें सुधार करके फिर लिखना पड़ता है, और आकाशवाणी को क्या चाहिए तो ये यानी समझ के भी लिखना पड़ता है। यानी तो आपकी ऐसी ख्याति होगी कि जैसे तुरंत जैसे डिमांड है वैसा सप्लाई करने वाले कवि ऐसे हो सकता है। डिमांड है वैसे भी लिखता हूँ और कुछ अपने मन से लिखता हूँ, तो यानी उनको क्या है यानी समझा के वो लिखने की कोशिश करता हूँ। यानी जब क्या है, एक बार अनिल आगरकर जी ने मुझे यानी बाबा साहब के ऊपर गीत लिखा बोले, तो बोला कैसे लिखूं, और मेरा पहला समय था, समय कैसे करना, तो रात के सुबह 3:30 बजे ही चला, मैं अकेला एक अम्बाझारी गार्डन में चला गया, वो तालाब के किनारे कोई नहीं था, एक आदमी यानी सफ़ेद रुमाल बांध के वो ये करता था, क्या बोले, यानी घूम रहा था। मुझे डर नहीं था और दिमाग में वही था कि उस समय लिखा था, संविधानाने दिली या भारताला लोकशाही, जोड़ते ही तोडलेल्या माणसाला लोकशाही। तो इस तरह लिखते लिखते मैं यानी लिखने लगा, और बाबा साहब के ऊपर लिखने में बहुत खुशी होती है, क्योंकि वहाँ समता है, स्वतंत्रता है और जीने का अधिकार है। तो इस तरह बहुत तो लिखता हूँ, मुझे जो भी सिचुएशन दिया जाए वो लिखता हूँ। अभी बड़े बड़े से प्रोजेक्ट्स मिले, ये जो हेमलता पोपटकर का नाम आपने सुना होगा, तो उन्होंने नवरस के ऊपर गीत लिखने को लगा था, और पूरे नवरस के ऊपर वीर रस, श्रृंगार रस, जो रस है उसके ऊपर 9 गीत लिखे, और एक यानी वो भी एक प्रोजेक्ट मेरा है। लेकिन ये सब लिखते हुए मुझे अच्छा लगता है। दादा, मैं एक आपसे बात पूछना चाहूँगी। अच्छा। कि साहित्य, दलित साहित्य और अम्बेडकरी साहित्य, इसमें क्या कुछ फर्क है? अगर है तो वो क्या फर्क है? दलित साहित्य को यदि बोला जाए तो यानी जिनका दमन हुआ है और उनके विचारों को प्रकट करने वाला साहित्य। लेकिन अम्बेडकरी साहित्य 1956 के पहले, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर दीक्षा ली, तो उस समय उन लोगों के बर्ताव के ऊपर लिखा जाता था, उनको यानी संघर्ष करना पड़ता था, उस संघर्ष के अनुसार लिखा गया वो साहित्य यानी दलित साहित्य। लेकिन दलित अभी तो दलित नहीं रहे हैं, यूँ इधर तो यानी एसी में रहते हैं और यानी क्या बोलते हैं, विमान में प्रवास करते हैं, वो दलित, सुविधाएं प्राप्त हो, वो दलित कैसे हो सकते हैं? लेकिन हर आदमी तो समान है ना, वो दलित कैसे होगा? क्योंकि और अम्बेडकरी साहित्य यानी अम्बेडकरी विचारों का साहित्य। अच्छा। 56 के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा लेकर, ये जो समाज पहले क्या बोलते दलित था, पीड़ित था, उनका दमन होता था, यानी क्या बोलते थे, मुंह में मटका था, कमर पे झाड़ू था, वो समाज आज बड़ा बड़ा ऑफिसर बन गया, कोई IAS ऑफिसर बनता, कोई पायलट बनता, कोई लोको पायलट बनता, और कोई यानी जो उसको बनना चाहे वो बन सकता है। किसकी देन से? संविधान की देन से। संविधान है और शिक्षा है, इसके वजह से। यानी बाकी लोग क्या है कि विचारों के पीछे भागते हैं, लेकिन ये भागने के पहले विचार करता है कि ये बात सही है या गलत है। जो सच है वो बात ही स्वीकारता है और उसी ऊपर लिखने की कोशिश करता है। इसलिए अम्बेडकरी साहित्य वो विचारों का साहित्य, स्वतंत्रता, न्याय, समता, बंधुता, इस मूल्यों का आदमी को, आदमी के अधिकार मिलना चाहिए, मूलभूत अधिकार, जो कुछ भी हो, यानी जीना है तो जीने का अधिकार मिलना चाहिए, और जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि हम तो अपने यानी परिवार से अपमानित हुए तो बहुत विचलित हो जाते हैं, क्या करना कुछ नहीं, यानी सोचते हैं कि धीरे धीरे यानी क्या बोलते हैं, खुद खुशी की समस्या बढ़ती है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को समाज का, कुटुंब का, परिवार का विरोध था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने समाज का विरोध करके समाज को सुधारने की, बदलने की कोशिश की। इसलिए अम्बेडकरी साहित्य बहुत सिखाता है। और मैं पहले बताता हूँ गीतों के सिलसिले में। पहले के जो गीत थे वो गीत ज़्यादातर कव्वाली के पैटर्न के थे। अच्छा। लोकगीत के पैटर्न के थे, और उसमें ज़्यादातर शोर था, शोर गुल्ला था, जैसे दुष्यंत कुमार ने कहा था ना
यानी क्या बोलते हैं, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, हाँ गाते गाते लोग चिल्लाने चिल्लाने लगे लगे। अब तो इस तालाब का पानी बदल डालो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। क्या बात। यानी ये जो बातें हैं वो जो साहित्य था ये बदल गया। यानी पहले क्या बोलते थे, भीम के रखते जिगर आधे इधर आधे उधर, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। यानी वही आधे इधर जाते आधे उधर जाते, यानी खोबरागढ़े के ग्रुप की तरफ जाते तो कोई आंवले के ग्रुप के चले जाते थे। तो ऐसे बदलते थे। यानी वो क्या बोलते हैं, शोले की डायलॉग है ना, आधे इधर आओ, हाँ, आधे मेरे पास आओ, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ और बाकी मेरे पास आओ। जी, जी, तो ऐसे सिलसिले में क्या होता है कि जो गीत का सिलसिला पहले बहुत चलता था, यानी भीमा तुझ बुद्धदेव, कुछ ऐसे गीत थे। यानी माझ्या भीमाच्या नावाचं कुंकू लावलं रमानं, ते खूप लोक बहुत ना नाचते थे, शोरगुल्ला करते थे। और ऐसे गीतों का भी सिलसिला अभी भी शुरू है, जैसे जी, नांदण मैं उस पे, नांदण हाँ, माझ्या भीमाचं भीमाचं नांदण। नांदण। मैं उसी पे आने वाली ही थी कि आजकल जो भीम गीत दिखाई देते हैं। हाँ। अच्छा पहले मुझे ये बताइए, अम्बेडकरी साहित्य, अभी आपने मुझे दलित साहित्य अम्बेडकरी साहित्य का फर्क समझाया। हाँ। अभी अम्बेडकरी साहित्य और भीम गीत, उसमें क्या फर्क है? अम्बेडकरी साहित्य और भीम गीत। भीम गीत, तो भीम गीत क्या केवल बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में जो है उनके ऊपर होते हैं या कैसे होते हैं? जो भीम गीत यानी अम्बेडकरी विचार को लेकर जो गीत लिखे जाते अच्छा हैं, अच्छा। वो यानी भीम गीत होते तो हैं। कैसे? अम्बेडकरी साहित्य के आधार पर लिखे गए गीत वो भीम गीत, ऐसा कह हाँ, सकते हैं? यानी अम्बेडकरी साहित्य के ऊपर, यानी अम्बेडकरी विचारों के ऊपर, विचारों के ऊपर, यानी उसमें अब कबीर, बुद्ध, फुले, शाहू, हाँ। इन विचारों पर जो गीत होते हैं वो अम्बेडकरी साहित्य के गीत होते हैं। हाँ। यानी केवल अम्बेडकरी नहीं तो यानी कौन सी सुधारणावादी विचारधारा जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, ये होता है। लेकिन एक मैं बात बताना चाहता हूँ, पहले के जो गीत थे, जो लोकगीतों से शोर था, बिल्कुल, और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट के वजह से उनका अर्थ डूब जाता था और लोग नाचते थे, गाने वाले गीत थे। लेकिन सुरमणि पंडित प्रभाकर धाकड़े जी ने उन गीतों को सुगम संगीत का एक नया दर्जा दिया और नयापन लाया। मैं उस पे आने वाली ही थी कि पहले जो तर्ज थे वो जलसों के रूप में थे, या तो उनमें जो विषय थे उन विषयों को आक्रामकता से ही प्रस्तुत करना आवश्यक समझा जाता था कि हमारे ऊपर जो अन्याय हुआ है उसको हम आपके सामने ला रहे हैं, इस प्रकार का उसमें संदेश होता था। तो लोगों को एक मैसेज देने में ये बहुत सक्सेसफुल होते थे ये गीत। लेकिन आज के जो भीम गीत है उनका स्वरूप बिल्कुल पलटा गया है कि एक शांततापूर्ण वातावरण में राग शास्त्रीय संगीत का एक उसमें अच्छा मेल करके और साहित्य भी बहुत अच्छे साहित्यिकों द्वारा लिखे गए कविताओं को उसको गाने के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो जो ये पहले वाला उद्देश्य था भीम गीतों का, क्या वो सफल हो पाएगा इन आधुनिक संगीत से, आधुनिक गीतों से? तो आधुनिक संगीत में क्या बोलते हैं, पहले का जो था, अभी आधुनिक संगीत में तो क्या है, पहले के गीत ध्यान में रहते थे और अभी नई नई जनरेशन आ रही है तो कुछ वो गीतों में ऐसे इंस्ट्रूमेंट डालते हैं या ऐसे शब्द डालते कि वो क्या बोलते हैं, जिसमें यानी माइंड को, अपने ब्रेन को अपने दिमाग में नहीं घुस पाते हैं। जैसे वो फोक संगीत बोलते हैं ना, लोक संगीत, हाँ, यानी उसमें इतने शब्द आते हैं, क्या बोलते हैं कुछ पता ही नहीं चलता, रिदम ही इंस्ट्रूमेंट आता है। पहले गीत यानी दिल में बसते थे, अभी आज के जो गीत है वो दिमाग से बाहर है। यानी आज के गीत सुनने के नहीं है, सिर्फ देखने के हैं। देखने के नहीं, लेकिन एक दर्जा ऐसे भी गीतों का है कि जिन्हें शिष्ट संगीत के रूप में स्वीकारा गया है। जैसे अभी आपने बोला कि धाकड़े गुरुजी, वो भी एक अध्यापक थे और ऐसे संगीत के जो अध्यापक है उनका विचार एक अलग होता है किसी गाने की तरफ देखने का। तो जैसे हमारे कुणाल इंग्रे सर जी है या तो मोहड़ सर जी है इधर के औरंगाबाद के, तो उन्होंने एक अलग विचार करके उसको सुगम संगीत या पॉपुलर म्यूजिक के ढांचे में उसको डालने की कोशिश की और बहुत सुंदर वो कंपोजिशन से उनके वो जनमानस को अट्रैक्ट तो कर रहे, लेकिन क्या वो उद्देश्य पहला था वो सफल हो पाएगा उनके द्वारा? हाँ, ये बात सही है
क्योंकि एक यानी ऐसी भी पीढ़ी आ रही है कि जो भीम गीतों को एक नया यानी सम्मान का स्थान दे रहे। जैसे कुणाल इंगड़े जी ने बहुत अच्छा ही किया था। उनके कॉलेज में दलाई लामा आने वाले थे, उस समय मुझसे 3 गीत लिखे थे। यानी वो जो है, अभी मैंने जो वैशाली माड़े जी ने गाया था ना, युद्ध नहीं अब बुद्ध नीति देश में शुद्ध चाहिए, और एक गीत था वो रिकॉर्ड होने का है शायद, कुशल कर्मये कर ले मानव सब जन आते सबके कामी, बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं, ये वाला गीत यानी रिकॉर्ड होने का है। तो ऐसे वो दर्जा देते हैं। यानी क्या है, गीतकार तो एक बार लिखता है, लेकिन जो संगीतकार होता है उसको 200 बार पढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। और कौन से शब्दों को कैसे उच्चार करना, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना, उनमें कौन सा व्याकरण मुझे देना, तो वो यानी एक दर्जा आता है। उनसे बहुत अपेक्षा है कि वो कर सकते हैं। यानी कुणाल इंगड़े जैसे जो कंपोजर है नए नए, भले ही वो यानी धांगड़ धिंगा के ऊपर न जाते हुए एक नया एक शांततापूर्ण मार्ग से वो एक अपना मैसेज आके रख रहे हैं। और इसमें मैंने देखा है, शायद मेरा ऑब्जर्वेशन सही है, अच्छा, पता नहीं आपको, आप बताइए कि ऐसे जो गाने हैं ना, वो ज्यादा लोगों के समक्ष जाते हैं। जो सिर्फ भीम गीत गाने वाले या सुनने वाला जो वर्ग है, उनके भी बाहर जाके अन्य लोगों को भी वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो गाने बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि अब मैं देख रही हूँ कि कुणाल सर के गानों को मिलियंस के लाइक मिले हैं। और आजकल जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, उसमें ये ऐसे गाने बहुत अप्रिशिएट किए जा रहे हैं। सही बात है। ये जो आजकल का जमाना ही मीडिया, नेट का जमाना है। बिल्कुल। अभी शुरू में क्या था, यानी ग्रामोफोन थे, कैसेट थी और सीडी निकलती थी। अभी तो सीडी तो कोई निकलता ही नहीं। जिसने सीडी का यानी मार्केट था, उसने चादर का मार्केट लगा दिया। क्या करेगा वो, सीडी बेचती नहीं। तो यानी अच्छा गाना भाई तो रिकॉर्ड करो और उसमें लिखो। तो बहुत अपेक्षा है कि कुणाल सर जैसे कंपोजर है, जैसे राहुल मानकर है, और अच्छे नागपुर में भी अच्छे अच्छे संगीतकार है, सुमंत गानकर है, भूपेश सवाई है, और श्रीकांत पिसे का नाम आपने सुना होगा। यानी हमने जो संविधान सीडी लिखी थी, यानी उसमें 10 गीतों के यानी एक नए दर्जादार दिए, यानी अच्छे अच्छे नए ये लिखते थे। जैसे भारताचे लोक आम्ही भारताचा श्वास झालो, संविधानाने युगाचा हा नवा इतिहास झालो, ऐसे कुछ गीत है। संविधानाने खुले आकाश केले, संविधानाच्यामुळे लाभले म्हणजे अधिकार देशा, अच्छा ऐसे कितनी तो भी गीत है जो अच्छे अच्छे तरह से गाते हैं। जैसे अनिल खोबरागड़े जी, यानी उन्होंने भी गीतों को टिकाया है। यानी एक जमाना था, दीक्षा भूमि पर यदि कैसेट लेना है तो 3 नाम चलते थे, प्रभाकर धाकड़े, अनिल खोबरागड़े, रंगराज लंजोवार। उसके यानी कोई होना ही नहीं, वही होना। यानी एक क्या बोलते हैं, ब्रांड बन गया था। हाँ, यानी मास्टरपीस बन गया। तो यानी एक अच्छा सा यानी वातावरण यानी संगीत की दुनिया में बन गया। यानी गीतकारों भी एक सम्मान मिला। नहीं तो आजकल के यानी ऐसे संगीतकार है, उनको रचना दी तो क्या बोलते हैं, हाँ मैं हूँ ना, कर लूँगा, तुम्हारा कोई देना नहीं। लेकिन गुरुजी क्या करते थे, धाकड़े गुरुजी, यानी उनको पास में बैठा कर वो उसका अर्थ समझते थे। वो ज़्यादा जरूरी है। और उसको कवि को क्या कहना है वो समझ के उसको म्यूजिक में डालते थे। यानी एक बार मेरा एक गीत यानी प्रकाश आत्राम ने लिखने को लगाया था, बाबा साहब के विचार यानी युवकों को कैसे मार्गदर्शन करे। तो उसके ऊपर मैंने 3 गीत लिखे, लेकिन चौथी बार लिखा तो गुरुजी ने यानी आखिरी स्वर मंजरी में कंपोज किया था। मुझे थोड़ा उसके पंक्तियाँ कुछ याद नहीं आ रही है, लेकिन वो अनिल खोबरागड़े जी ने गाया था। अच्छा। वो अभी याद थोड़ा सा भूल गया, लेकिन याद आए तो जरूर बता दूंगा। अच्छा, मैं और एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अच्छा। जब भीम गीतों के बारे में मैं अपनी जानकारी बढ़ा रही थी, तब
पिछले साल 14 अप्रैल के समय हमारे यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था रैपटोली करके, अच्छा। कि यंग जनरेशन जैसे हाँ। हम रैप गाते हैं, हाँ। उस रैप के ढंग में भीम गीत गा रहे थे, और इतना अच्छा काव्य था, अच्छा रिदम था, और यंग क्राउड उसको प्रेजेंट कर रहा था। अच्छा, तो अच्छा। आप क्या समझते हैं कि ये जो नए प्रकार या नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, हाँ। वो भीम गीतों को उसी तरह आगे लेके जा रहे हैं कि उनमें केवल एक नादमयता ही है और मैसेज नहीं जा रहा है? उसमें क्या होता है कि रिदमिक जो वर्ड है हम्म वो कम आते हैं, लेकिन कंपोजर क्या करता है, जो वर्ड रिदमिक ना हो उसमें रिदम में डालता है। हाँ और क्या बोलते हैं मराठी में यतिभंग बोलते हैं आप। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ तो उसमें यतिभंग बहुत होता है, यानी क्या बोलते हैं डिवाइडर तोड़ के इधर के उधर चले जाते हैं। लेकिन कंपोजर क्या करता है कि उसको ही ढाल के ये करता है, तो सुनने को अच्छा लगता है। लेकिन वो गीत आगे लेके जाएंगे तो मेरी राय है, दूसरों की नहीं हो सकती। उतना मुझे यानी नहीं पता जितना होना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि सबकी राय अलग है। नहीं तो बोलेंगे मेरे से भी बेहतर लिखने वाले बहुत से हैं, रिदम तोड़ के भी अच्छे लिखते हैं। लेकिन मेरा क्या है कि मैं जो लिखूंगा ना तो मैं रिदम में ही लिखूंगा, दूसरा नहीं लिख सकता। जैसे एक गुरुजी को बैठाना था गाना, तुमने ये लिखा था, बोले चालता वाटे वरिया थांबणे जमलेच नाही, एकटे आयुष्य जगता भेटणे जमलेच नाही, इसके ऊपर तुम भीम गीत लिखो। बोले मैं तो ठीक है, बोले लिखता हूँ। यानी उस ये जो है मधुकर मेश्राम जानते होंगे, उन्होंने कैसेट निकाली थी निड़ी धम्म छाया। अच्छा। उसके ऊपर यानी टाइटल सॉन्ग ही मैंने लिखा, उसी समय लिखा था की संविधानाच्या नभाची ही निळी रे धम्म छाया, अच्छा। भीमराया 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 भीमराया। क्या बात है। ये जो मीटर है वो छोड़ना नहीं है। ये मीटर क्या बोलता है मालूम है क्या? यानी उर्दू में जो गण होते हैं उसमें फाइलातुन 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 फाइलातुन, यानी इसका मतलब होता है कि मराठी में राधिकागा 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 राधिकागा, गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल गागा, संविधाना च्या नभाची ही निळी रे धम्म छाया, भीमराया 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 भीमराया। दुनिया का कोई भी कंपोजर हो उसको रूपक में ही बैठाएगा, रूपक तोड़ के बैठेगा तो उसको यानी रिदम नहीं आता, ये हम समझते हैं। क्या बहुत अच्छी तरह से आपने ये समझाया। ये गजल की तरफ मुड़ता हुआ थोड़ा सा। हाँ, गजल का पैटर्न है वो। हाँ, गजल का पैटर्न। और गजल तो मुझे गजल ही यानी अच्छा लगता है। मैं आपके देख रही थी 2-4 मैंने अभी पढ़ लिए थे, तो मुझे लगा कि आपके ऊपर सुरेश भट्ट जी का बहुत असर है। हाँ, सुरेश भट्ट साहब का बहुत असर है, क्योंकि मैं मॉरिस कॉलेज में पढ़ा। अच्छा। हाँ। वहाँ पर अनिल सोले ने एक ये लिखा था, क्या बोले, यानी कार्यक्रम रखा था रंग माझा वेगड़ा। अच्छा। तो उन्होंने वो गा रहे थे और मैं पिछले सीट पे स्वतंत्र वो ये है ना इंडिपेंडेंस हॉल, वहाँ बैठकर लिख रहा था, मेल्यावरी जगाचे आभार मानले मी, जाऊ दिले मला हे उपकार मानले मी। तो फिर मुझे लगा कि उनके जैसा लिखते आना चाहिए। एक यानी मुशायरा हो गया बरडी के राजाराम सीताराम वाचनालय में, तो वहाँ पे स्पर्धा में मेरा नंबर नहीं आया, बहुत से लोगों के आया। लेकिन भाषण देते हुए सुरेश भट्ट ने बोला, ये चक्रधर जो है ना, बोले वो अच्छी गजल लिख सकता है। बोले इतने बड़े लोगों से अगर अप्रिशिएशन मिल रहा है तो उन्होंने मीटर की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसका मीटर बराबर नहीं। तो मीटर पढ़ने उनके तरफ गया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं पढ़ाया। यानी मैं उनके साथ यानी उमेश बाबू चौबे के ऑफिस में, कभी विजय बाबू दर्डा के ऑफिस में, कभी इधर उधर बहुत घुमाते थे, कभी संतरा मार्केट में घुमाते थे। उनको बोला कि आपने मीटर बोला दादा, ये मीटर क्या होता है? कोई काही नाही बे म्हणे, नारा 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 करत जाऊन येऊन जातो। लेकिन उनके पास एक ताराचंद चौहान था, उन्होंने मुझे यरा ताना भाजा समा की पहचान कर दी। और जब वो क्या लिखते थे मैं पढ़ता था, यानी क्या केव्हा तरी पहाटे उलटून रात गेली, मिटले चुकून डोळे हरवून रात गेली। इसमें मीटर क्या आता है? आनंद कंद वृत्त है। अच्छा। आनंद कंद में भी दूसरा एक वृत्त आता, यानी तारा पर राधिका गा समरा जनास गागा, यानी वृत्त एक ही है। अच्छा। लेकिन उसकी यानी क्या बोलते हैं, उसका विभाजन अलग तरह से किया गया। केव्हा तरी पहाटे उलटून रात गेली, मिटले चुकून डोळे हरवून रात गेली, यानी बहुत साजिक लिखते थे, सरल लिखते थे। यदि आपको गजल लिखना है
तो सुरेश भट्ट यानी पढ़ने के सिवा आ ही नहीं सकती आ ही है नहीं क्योंकि इतने यानी अपने से बातें करते थे जैसे क्या है, हे ही असेच होते ते ही तसेच होते, आपापल्या ठिकाणी सारे ससेच होते. क्या बात है. तू भेटलीस तेव्हा मी बोललोच नाही, हाँ. तू भेटतेस तेव्हा माझे असेच होते. वाह वाह. तो ये जो क्या बोलते हैं कहने का ढंग है, लिखने का, उनसे बहुत यानी सीखने जैसे है. बिल्कुल. जैसे देखा जाए तो बहुत से कवि हो गए, बहुत से भीमगीत लिखे गए हैं, लेकिन यानी उनके चाहतों ने अपने घर के ऊपर लिखा था, तुझे तो धम्म चक्र है फिरे जगावरी, तुझा तो गौतमा पड़े प्रकाशांतरी. ये लाइनें अपने घर के ऊपर लिख के रखी है. अच्छा. तो ये किसी के यानी क्या बोलते हैं, नसीब तो नहीं मानते, लेकिन नसीब में नहीं कि आ सकते, लेकिन भट्ट साहब की यानी और मानते हैं. उन्होंने ज़्यादा भीमगीत नहीं लिखे, 2 ही लिखे हैं. अच्छा. तुझाच गौतमा पडे प्रकाश अंतरी, हाँ. और दूसरा भीमराया घे तुझ्या लेकराची वंदना. बहुत ही फेमस है. मैं बहुत बचपन में वो गाती थी. अरे वाह, जो वाह. 2 लाइन में गा के दिखाती. हाँ हाँ हाँ. भीमराया घे तुलाया लेकरांची वंदना, आज घे ओथंबलेल्या अंतराची वंदना, भीमराया घे. वाह वाह, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया. अच्छा, आपका आवाज़ सुर यानी दिलचस्प है, यानी दिल को भाता है. नहीं, ये गाना भी इतने मन के साथ जुड़ा हुआ है. बचपन से ये गाते आते थे ये हाँ, गाने. हाँ, तो सही बात शायद है. इसी गाने ने मुझे इंस्पिरेशन दिया कि मैं ये प्रोजेक्ट कर पाऊँ. नहीं नहीं, जरूर आपका प्रोजेक्ट जरूर सफल हो जाएगा. कोशिश बहुत ही अच्छी है. हाँ. बस अभी 1-2 लास्ट प्रश्न पूछती हूँ. हाँ, पूछिए, कि कोई बात अभी कड़ूबाई खरात है हाँ. या पाटणकर जी है, हाँ. उनके जो अंदाज है वो बहुत अलग है. हाँ. तो उनके जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है उनको क्या कहते हैं, और आजकल वो स्टाइल कौन फॉलो कर रहा है? औरंगाबाद में भीम गीतों का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा दिखाई देता है. तो वहाँ कोई ऐसे है क्या, और ये स्टाइल को क्या कहते हैं? वो जो प्रेजेंटेशंस तो बहुत ही बढ़िया है, और आजकल वैसे ही गीतों की डिमांड ज़्यादा है. और हमारे जैसे यानी कुछ महफिल में गए, हाँ. तो वो सुनने वाला क्या बोलता, वो क्लास, वो वर्ग अलग है. हाँ. क्योंकि ये कम नहीं है, वो भी यानी सुनता है, यानी सुनते सुनते कुछ नए ढंग से बताता है. यानी कड़ूबाई खरात की है, मी खातो त्या भाकरीवर बाबासाहेबांची सही है. बहुत बहुत अच्छा. तो लिखने वाले तो लिखा, लेकिन भाकर के साथ सही भी खा लेता क्या, ये भी एक प्रश्न आता है. तो ऐसे बहुत से अच्छे लिखते हैं. यानी भीमराव की बेटी मैं तो जय भीम वाली हूँ. अभी यानी प्रकाश पाटणकर का जो यानी गीतों का सिलसिला था वो कव्वाली ढंग से था, और वो लोगों को भाता था. अनिरुद्ध बनकर है, अनिरुद्ध शेवाड़े है, वो एक अलग तरीके से यानी भीमगीत गाते हैं, और उनके ये करते थे. जैसे आनंद शिंदे का है, नंदन नंदन माझ्या भीमाच्या नंदन, वो बहुत चलता है. लेकिन वो भी चलता है, उनके बारे में मैं यानी गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो ज़रूरत है. वो क्लास अलग है और ये क्लास अलग है. अभी पढ़े लोग भी उसी इसमें चले जाते हैं, वो भूल जाते हैं. यानी भीमा तुझी ज्ञान गंगा, क्यों ऐसे कुछ तो जो विचार यानी बाबा साहब को पढ़ता नहीं, ऐसे ही विचारों के गीत उनके नाम से लिए जाते हैं. भीमा ये परतूनपणा, यानी बाबा साहब आम्बेडकर ने तो पुनर्जन्म न करा, लेकिन फिर से आएंगे क्या भीमा. तो ये सुनने वाला अलग है. जैसे वामन दादा कर्डक है, उद्धरली कोटी पुढे भीमा तुझ्या जन्मामुळे. तो वो एक क्लास है और वो सुनने वाला है. लेकिन जैसे रंगराज लांजेवार लिखने, जैसे भट्ट साहब लिखते हैं, उनको सुनने वाला भला ही कम हो, लेकिन लाइक करने वाला बहुत से ज़्यादा है. बिल्कुल. यानी भला ही भट्ट साहब को गालियाँ देने वाले बहुत से, लेकिन उनके गाने सुनने वाले बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा है. सही बात. तो ठीक आहे. और बोलो. हां,
अभी मैं एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगी। अच्छा। क्या ये जो गीत मैंने अभी हमने डिस्कशन किया कि पुराने कैसे होते थे, अभी के कैसे हैं, अभी के जो गीत है वो एक मेलोडियस ज्यादा रहते हैं। हाँ, melodious। उसमें एक सांगीतिक उसके विचार बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं। हाँ, हाँ। और साहित्य भी बहुत अच्छा रहता है। अच्छा। लेकिन वो एक कोई अलग क्लास, जैसे आपने बोला कि उनका सुनने वाला एक अलग क्लास अलग होता क्लास है। और बाकी जो लोकप्रिय गीतें या तो फिल्मी गीतों के तर्ज पे बनाई गई है वो भी बहुत सारे लोग सुनते हैं। तो मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगी कि ये जो नई जो अभी तर्जें आ रही है साहित्यिक सांगीतिक तरीके से जो शिष्ट संगीत की तरफ जा रही है। अच्छा। तो उसमें भीम गीतों का मैसेज कम और क्या कलाकार और कंपोजर ज्यादा प्रोजेक्ट हो रहे? हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही। हाँ। गीत गीत की तरफ रहता है। हाँ। और दिखाने वाला अलग ही दिखाता है। यानी क्या बोलते हैं, उसका मेकअप कैसा है, कपड़े कैसे हैं, क्या कैसे है, दिखते कैसे है, हाँ। इसके तरफ ज़्यादा देता है। लेकिन गीत वही है कि जो विचारों को लेकर चलता है। क्योंकि आपने लिखा हुआ वो कभी ना कभी तो भी ध्यान में रहना चाहिए, ऐसे ही गीत गाते हैं। आज देखा जाए जैसे मन्ना डे जी ने गाया था, कई सालों से वही चलता है ना, तब मानो मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी वो मास्टरपीस बन गया। जैसे रंगराज लांजवार जी का है, भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे। तो ये गीत है वो यानी भूल नहीं पाते कि यानी कभी यदि वो यानी अलग तरीके से तो बोला दिखने के बजाय मुझे लगता है कि जो विचारों को लेकर चलते हैं वो गीत अच्छे रहते हैं। यानी क्या बोल, ये मैसेज कौन सा बता है, भीम के रक्त जिगर आधे इधर आधे उधर, यानी उसमें तुम खुशी मनाते हो क्या? हाँ, एक तो लाओ तुम। हाँ, इकट्ठा करना है सबको, ये बात है। और इसमें गाने में बता रहे कि एक आदमी को जोड़ने की यानी जोड़ते ही तोडलेल्या माणसाला लोकशाही, यानी आदमी को जोड़ने का काम यानी गीतों के द्वारा होना चाहिए, तोड़ने वाला काम नहीं होना चाहिए। यानी अलग अलग तरीके से ये होते हैं। दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे टाइम दिया और हो सके तो फिर से फोन पे मुलाकात करेंगे। नहीं, जरूर। आपको जो भी यानी रचनाएं हो, जो यानी कलेक्शन हो, मैं आपको हमेशा ही मदद करूंगा। आपने आकर यानी क्या बोलते हैं, हमें नवाजा, इसीलिए आपका बड़प्पन है। आप इतने बड़े साहित्यिक हैं और मुझे अच्छा है कि दादा ने मुझे आपका नाम बताया और बोले मैं नहीं हूँ तो आप उनसे तो बिल्कुल जाके मिलिए। अच्छा, तो एक अच्छा मौका मिला। धन्यवाद। धन्यवाद।